बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर 3 के अंदर हमने डेटाबेस का आर्किटेक्चर कवर किया था, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कवर किया था, जिसमें हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर कवर किया, जिसमें एक्सटर्नल लेवल था, जिसमें कंसेप्चुअल लेवल था और जिसमें इंटरनल लेवल था। एक्सटर्नल लेवल को हम व्यू लेवल भी कहते हैं, कंसेप्चुअल लेवल को हम कंसेप्चुअल स्कीमा भी कहते हैं और इंटरनल लेवल को हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। तीनों लेवल में क्या डिफरेंस है ये प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है लेक्चर 4 के अंदर वो भी यही है, इंटरनल और फिजिकल व्यू। दोस्तों ये बेसिकली वही टॉपिक है जो हमने प्रीवियस स्कीमा के अंदर जो तीसरा लेवल पढ़ा था, इंटरनल लेवल या इंटरनल स्कीमा या फिर फिजिकल लेवल या फिजिकल स्कीमा, ये उसकी बात अगेन कर रहा है, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ये मैं प्रीवियस लेक्चर 3 के अंदर कवर कर चुका हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट आगे मेन कंसेप्ट को सीखते हैं। यहाँ पे 3 लेवल आर्किटेक्चर को दोबारा से उसने एक डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है। मैं आपको नीचे इसने एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा डिफरेंस फिर समझा दिया। मैं आपको दोबारा से वो 3 लेवल आर्किटेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या था वो दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों ये जो आपका लेवल है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल। जहाँ पे देखें आपको डाटा नज़र आ रहा है विंडो के ऊपर, मतलब वो डाटा जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आपके लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर या किसी भी डिवाइस के ऊपर आपको नज़र आता है विंडो के ऊपर, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल। उसके बाद जो दूसरा लेवल होता है जिसको हम कंसेप्चुअल लेवल या फिर कंसेप्चुअल स्कीमा कहते हैं, जिसमें हमारा डाटा जो है टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे देखो हमारा जो डाटा वो टेबल की फॉर्म में स्टोर है। ये नेम वाला कॉलम है, ये DOB डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम है, ये आगे उसके डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, उसके बाद डिपार्टमेंट ID है। तो ये क्या है, टेबल की फॉर्म में डाटा किस में स्टोर है। और ये क्या है, डिज़ाइन, जिसको हम डिज़ाइन व्यू भी कह सकते हैं। तो ये कंसेप्चुअल लेवल है। उसके बाद तीसरा लेवल कौन सा हमने बताया था आपको, फिजिकल लेवल, जहाँ पे एक्चुअल हमारा डाटा जाके स्टोर होता है कि आया कि हमने डाटा को किस फॉर्मेट में स्टोर करना है, डाटा को किन फाइल में स्टोर करना है, किस लोकेशन पे स्टोर करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें एक्चुअल जो डाटा हमारा जो कि हमें टेबल की फॉर्म में कंसेप्चुअल लेवल में नज़र आ रहा था, फिजिकल लेवल में ऐसा नहीं है। फिजिकल लेवल में क्या हो रहा है, वही डाटा देखें हमने बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। तो बेसिकली असल में डाटा आपका बाइनरी फॉर्म में दोस्तों जाके बैकएंड पे स्टोर होता है फिजिकल स्कीमा के अंदर। ये अलग बात है कि हमारा जो कंसेप्चुअल स्कीमा होता है वो हमें एक ब्यूटीफुल वे के साथ टेबल की फॉर्म में डाटा डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन असल में डाटा टेबल की फिजिकल लेवल में असल में डाटा जो है टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, बल्कि इस तरह बाइनरी फॉर्म के अंदर या जो भी फॉर्मेट आप उसे बताते हो उस फॉर्मेट के अंदर जाके फाइल में डाटा स्टोर होता है और लोकेशन भी आप फिजिकल लेवल पर बताते हो। तो ये लेवल मैंने दोबारा इसलिए बता दी आपको ताकि एक दफ़ा आपको गो थ्रू रिवीजन हो जाए लेक्चर 3 की। तो ये लेक्चर 3 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था सारा एक दफ़ा फिर मैंने आपको गो थ्रू करवा दिया, रिवीजन करवा दिया मेन चीज़ की। देन दोस्तों अगला टॉपिक है आज के हमारे लेक्चर 4 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डाटा इंडिपेंडेंस। ये डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, डाटा इंडिपेंडेंस दोस्तों ये होता है कि अगर आपका जो डाटा जिस लोकेशन पे स्टोर है, अगर वहाँ कोई चेंजिंग आए तो आपकी जो एप्लीकेशन है जहाँ पे आप उस डाटा को व्यू कर रहे हो उसमें कोई चेंजिंग ना आए। इसी तरह अगर आप एप्लीकेशन में कोई चेंज करो तो आपके फिजिकल डाटा में कोई चेंज ना आए, तो इसको हम कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस, कि हमारा जो डाटा है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे आपने YouTube की जो एप्लीकेशन है, जो आप मोबाइल में YouTube की एप्लीकेशन यूज़ करते हो, अगर आप अपनी YouTube की एप्लीकेशन में कोई चेंज करो और उसके चेंज होने पर उसके व्यू के चेंज होने पर आपके जो बैकएंड पे अमेरिका के अंदर या जिस भी लोकेशन पे आपके YouTube का जो डाटा स्टोर है, अगर उस डाटा में कोई चेंजिंग ना आए, मतलब आप एप्लीकेशन में सेटिंग आपने चेंज की लेकिन आपके बैकएंड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आपके सर्वर के ऊपर, YouTube के सर्वर के ऊपर, तो उसको कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। इसी तरह अगर YouTube के सर्वर जहाँ भी पड़ा हुआ है, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ पे भी है, तो अगर वहाँ पे डाटा में कोई चेंजिंग की जाए लेकिन उसके चेंज होने से या उसके में कोई एरर आने से हमारी YouTube की जो मोबाइल में एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में किसी तरह का कोई चेंज ना आए, तो इसको हम कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे देखने लिखा हुआ कहता है डाटा इंडिपेंडेंस इज अ मेजर फीचर ऑफ द डाटाबेस सिस्टम। ये हमारी डाटाबेस सिस्टम का जो बहुत ही एक मेजर फीचर है उसको हम कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस, जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर डाटा सर्वर पे चेंज किया जाए तो उसकी वजह से कोई एप्लीकेशन में चेंज ना आए। इस तरह अगर एप्लीकेशन में कुछ चेंज किया जाए तो उसकी वजह से सर्वर में मौजूद डाटाबेस में मौजूद जो डाटा है उसमें कोई चेंज ना आए, तो इसको हम कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ द 3 लेवल डाटाबेस आर्किटेक्चर, कहता है जो आपने अभी 3 लेवल आर्किटेक्चर पढ़ा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फ़ायदा वो यही है कि दोस्तों 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर, एक तो मैंने आपको कल बताया था कि 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर
आपका जो डाटा है वो हाइड हो जाता है यूज़र से, मतलब यूज़र को ये पता नहीं चलता है कि डाटा इस वक्त एक्चुअली किस लोकेशन पे स्टोर है, अमेरिका में स्टोर है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे स्टोर है। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा हमारे 3 लेवल आर्किटेक्चर का या 3 लेवल स्कीमा का दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है डाटा इंडिपेंडेंस। मतलब जो डाटा है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसका एप्लीकेशन के साथ कोई लिंक नहीं है। एप्लीकेशन सिर्फ इतना कर रही है कि डाटाबेस से डाटा उठाती है और ला के हमें व्यू करवाती है, और हमारा एप्लीकेशन में पुट किया डाटा एप्लीकेशन से उठाकर जाके डाटाबेस में स्टोर करती है, बस उसका इतना काम है। बाकी ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक हो गया जी। चलें, बाकी यहाँ पे देखें सर ने भी वही चीज़ लिखी हुई है जो मैं आपको मेन टॉपिक बता दिया, जो मेन कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया वही यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा गया है। अभी बात जैसे मैं पहले दिन आपको कही थी कि दोस्तों मेन चीज़ होती है कंसेप्ट को क्लियर करना। देन पेपर में ये नहीं है कि ये जो यहाँ पे चीज़ सारी रटा लिखा हुआ है आप इसको रटा लगा आगे जाके लिख दो, नहीं। मेन चीज़ होती है कंसेप्ट क्लियर। जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका कंसेप्ट दे रहा हूँ कि इस टॉपिक का ये मतलब है, तो आप उसको अपनी नोटबुक पर उर्दू में नोट कर लो। जब पेपर आए तो उसको जो है वो जाके अपनी वर्डिंग में लिख लो। अच्छा जी, अब डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। डाटा इंडिपेंडेंस में 2 तरह के डाटा इंडिपेंडेंस होता है, एक होता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और एक होता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है दोस्तों, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस ये होता है, अभी दोस्तों ये लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? लॉजिकल दोस्तों डाटा इंडिपेंडेंस ये होता है कि जब आप अपने 3 लेवल स्कीमा के अंदर जो दूसरा लेवल था जिसको हम कंसेप्चुअल लेवल या फिर कंसेप्चुअल स्कीमा कहते हैं, जब आप अपने 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर कंसेप्चुअल स्कीमा में कोई चेंजिंग करो, कंसेप्चुअल स्कीमा में कोई चेंजिंग करो, लेकिन उस चेंजिंग का इफेक्ट हमारा जो पहला लेवल था एक्सटर्नल लेवल उस पर ना पड़े, इसको हम कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड द इंडिपेंडेंस in a way that changes in conceptual model do not affect the external view। कहता है जब हम अपने 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर अपने जो दूसरा लेवल था जिसको हम कंसेप्चुअल लेवल या कंसेप्चुअल स्कीमा कहते हैं, कहता है जब हम अपने कंसेप्चुअल मॉडल या फिर कंसेप्चुअल स्कीमा में कोई चेंज करें और उसके चेंज होने पर हमारा जो एक्सटर्नल लेवल था, जो एक्सटर्नल व्यू था जिसमें हम डाटा देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, कहता है अगर उसमें कोई चेंजिंग ना आए तो इसको हम कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक हो गया जी। ओके जी, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कुछ एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल एडिंग अ फाइल टू द डाटाबेस। कहता है फर्स्ट करो आपने कोई फाइल जो है वो ऐड की अपने डाटाबेस के अंदर, तो क्या होगा भला? जब कोई नई फाइल ऐड करोगे क्या होगा? इसके लिए एक नया टेबल बन जाएगा। ऐसे ही एडिंग अ न्यू फील्ड इन अ फाइल, कहता है जब आप कोई न्यू फील्ड मतलब न्यू कॉलम, मतलब आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट का, उसमें आपने कोई नया कॉलम ऐड कर दिया जैसे रोल नंबर के नाम से, ठीक है, या एज के नाम से, तो कहता है ये भी आप क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो अपने कंसेप्चुअल लेवल में। यानी कंसेप्चुअल लेवल में मैंने आपको भी बताया था, कंसेप्चुअल लेवल में क्या होता है? आपके टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है जिसको हम कंसेप्चुअल स्कीमा भी कहते हैं। तो कहता है उसमें अगर आप कोई नया टेबल ऐड करो, एडिंग अ न्यू फाइल का मतलब क्या है कि नया टेबल को ऐड कर दो। एडिंग अ न्यू फील्ड इन अ फाइल मीन कोई अपने एग्जिस्टिंग एक पहले से टेबल मौजूद है उसमें आपने कोई नई फील्ड ऐड कर दिया, कोई नया कॉलम ऐड कर दिया, ये भी इसका मतलब है। चेंजिंग द टाइप ऑफ अ स्पेसिफिक फील्ड, कहता है या फिर आपके पास जो पहले से टेबल मौजूद है उसके अंदर, उस टेबल के अंदर आपके पास एक फील्ड थी एज नाम से, आपने उस जो एज नाम का कॉलम है उसकी डाटा चेंज कर दी, उसकी फील्ड की टाइप चेंज कर दी, मतलब पहले इंट थी आपने उसको फ्लॉट कर दिया या उसको आपने वार्चर कर दिया, मतलब उसकी टाइप चेंज कर दिया। दोस्तों इसी को हम कहते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा में चेंजिंग। तो जब कहता है आप इस तरह कंसेप्चुअल स्कीमा में या कंसेप्चुअल व्यू में कोई भी चेंजिंग करो लेकिन उसका इफेक्ट हमारे एक्सटर्नल स्कीमा पे ना पड़े, एक्सटर्नल व्यू पे ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं लॉजिकल इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट दोस्तों आता है ये देखो, जैसे यहाँ पे उसने, जैसे मैं आपको दोबारा से बता भी देता हूँ, यहाँ देखें ये कौन सा लेवल है? ये आपका एक्सटर्नल लेवल है। उसके बाद ये कौन सा लेवल है? कंसेप्चुअल स्कीमा, जहाँ पे हमारा डाटा जो है हमें व्यू हो रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे कंसेप्चुअल स्कीमा में क्या होता है? डाटा आपका टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, और यहाँ पे इंटरनल स्कीमा में क्या होता है? आपका डाटा जो है फिजिकली हार्ड ड्राइव के अंदर, यानी आपकी वो बाइनरी फॉर्म में या जिस भी फॉर्मेट में आप बताते हैं उसमें स्टोर हो रहा होता है। तो कहता है जब आप अपने इस कंसेप्चुअल स्कीमा यानी जो आपका ये कंसेप्चुअल लेवल है सेकंड वाला जिसमें डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, कहता है जब आप इसमें चेंजिंग करो लेकिन उसका इफेक्ट आपके इस फर्स्ट लेवल यानी एक्सटर्नल लेवल पे ना पड़े, तो इसको हम कहते हैं लॉजिकल इंडिपेंडेंस, डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक हो गया जी। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना जो फिजिकल स्कीम है, यानी ये जो तीसरा लेवल है जिसको हम इंटरनल लेवल या फिजिकल स्कीमा कहते हैं, कहता है अगर आप चेंजिंग यहाँ पे करो लेकिन इसका इफेक्ट हमारे इस कंसेप्चुअल स्कीमा पे या एक्सटर्नल स्कीमा पे ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। जैसे यहाँ पे सर ने लिखा भी हुआ है कि फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इज दैट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस दैट प्रोवाइड अस चेंजेस ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल।
यानी जब आप अपनी जो चेंजिंग है, यानी फ़र्ज़ करो आपने ये जो फिज़िकल स्कीम है, ये जो इंटरनल स्कीम है जिसको हम कहते हैं, इसमें आपने अपनी जो डाटा है उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। जब उसका फॉर्मेट चेंज किया तो उसका फॉर्मेट चेंज करने से हमारे कंसेप्चुअल स्कीमा के टेबल्स पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, कोई उसका जो है असरअंदाज नहीं वो हुआ, तो इसको हम कहते हैं फ़िज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस। लेकिन अगर फ़र्क पड़ गया तो इसका मतलब है आपका फ़िज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस सही तरीके से आपने नहीं की हुई। ठीक हो गया जी। तो ये था दोस्तों फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट दोस्तों आता है फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस, यानी वो कह रहा है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो अपना डाटा स्टोर मैनेज करने के लिए डाटाबेस के अंदर, कहता है उसकी क्या क्या फंक्शनलिटीज़ होती हैं, वो क्या क्या फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करता है। तो पहला क्या जी, डाटा प्रोसेसिंग, मतलब डाटा को प्रोसेस करना। प्रोसेस समझ दो ना, डाटा को प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि यानी डाटा को प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने डेट ऑफ बर्थ दी, आपने उस डेट ऑफ बर्थ से मुझे एज फाइंड करके दी, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप डाटा प्रोसेस ही तो कर रहे हो। मैंने आपको एज बताई थी अपनी? नहीं, मैंने आपको अपनी एज नहीं बताई, मैंने आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई और आपने उसके ऊपर उस मेरी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर प्रोसेसिंग करके आपने उसके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए और देन मुझे मेरी एज फाइंड करके दी, तो इसको हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। तो कहता है ये भी किसकी जिम्मेदारी है, डीबीएमएस की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, अ यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग। ये कैटलॉग क्या होता है दोस्तों, वो जगह जहाँ पे हमारा लॉगिन सिस्टम स्टोर होता है, मतलब हमारी ईमेल और हमारा पासवर्ड जहाँ पे स्टोर हो, मतलब हमारा लॉगिन होने का जो हमारे लॉगिन की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ईमेल और पासवर्ड, ये जहाँ पे जाके स्टोर होती है उसको हम कहते हैं कैटलॉग। तो कहता है जब हमने हमारे यूज़र ने अपने कैटलॉग को एक्सेस करना हो तो ये भी कौन करवाता है, डीबीएमएस करवाता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन सपोर्ट, यानी अगर आपने अपना डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्ट करना हो, जैसे आप लाइव पेमेंट गेटवे यूज़ करते हो, मतलब आपने घर बैठ के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए जब पेमेंट करते हो उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप पेमेंट की, या वो डाटा की ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, लाजमी नहीं पेमेंट की ट्रांजैक्शन हो। तो कहता है इसके लिए भी हम डीबीएमएस का ये काम, ये भी जिम्मेदारी डीबीएमएस की है। उसके बाद कंकरेंसी कंट्रोल सर्विस, यानी एक टाइम में एक साथ मल्टीपल यूज़र डाटाबेस को एक्सेस कर सकें, तो इसको कंट्रोल भी कौन करता है, डीबीएमएस। रिकवरी सर्विस, यानी अगर आपका डाटा लॉस हो गया तो आपने लॉस हुए डाटा को वापस से रिकवर करना, उसको वापस से बैकअप लेके आना, ये भी कौन लेके आता है, ये भी जिम्मेदारी किसकी है, डीबीएमएस की। ऑथोराइजेशन सर्विस, यानी आपके डाटा की वेरिफिकेशन करना, मतलब जब आपने ईमेल और पासवर्ड दिया तो चेक करना क्या ये बंदा ऑथेंटिकेट है या नहीं ऑथेंटिकेट, क्या ये बंदा कोई गलत ईमेल और पासवर्ड तो नहीं दे रहा, तो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करना भी किसकी जिम्मेदारी है, डीबीएमएस की। सपोर्ट फॉर डाटा कम्युनिकेशन, मतलब डाटा की कम्युनिकेशन, मतलब एक जगह से डाटा सेंड करना दूसरी जगह से रिसीव करना, डाटा की कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, तो ये भी किसकी जिम्मेदारी है, डीबीएमएस की। इंटीग्रिटी सर्विस, इंटीग्रिटी दोस्तों ये होती है कि अगर एक जगह पे चेंज आया ना, मतलब आपका डाटा जो है दो डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर है, आपका सेम डाटा दो डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर है, मान लो एक जगह कनाडा में स्टोर है और एक अमेरिका में, तो अगर मैं अमेरिका में चेंज करूँ तो ऑटोमेटिकली कनाडा में भी चेंज होना चाहिए, और अगर कनाडा में चेंज करूँ तो ऑटोमेटिकली अमेरिका में भी चेंज होती है, उसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी सर्विस। तो ये भी किसकी जिम्मेदारी है, ये भी डीबीएमएस की जिम्मेदारी होती है। तो ये मेन चीज़ ये थी दोस्तों मेन सर्विसेज, जो मेन जिम्मेदारी है किसकी, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। उसके बाद सामने इन्हीं पॉइंट्स नीचे देखें जो मैंने डिटेल बताई अभी भी आपको उर्दू में, उसी साथ जो है नीचे डिफाइन कर रहे हैं। तो कहता है जो डीबीएमएस होता है ये बेसिकली दो मेन काम करता है, दो मेन इंपॉर्टेंस की फंक्शनलिटीज होती हैं, एक होता है यूज़र मैनेजमेंट और एक होता है डाटा मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट मीन जो यूज़र हमारी डाटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं ह्यूमन, या वो रिपोर्ट भी हो सकती हैं, तो मतलब वो यूज़र जो यूज़ कर रहे हैं उनको भी मैनेज कौन करता है, डीबीएमएस। और डाटा, वो डाटा जो हम स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, उसको भी मैनेज कौन करता है, हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर करता है। तो ये वो पॉइंट है जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, उसको साथ जो ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों डीबीएमएस इन्वायरमेंट। कहता है बताओ डीबीएमएस को कि कितने इन्वायरमेंट होते हैं, मतलब कितने यूज़र से यूज़ कर सकते हैं। तो कहता है उसके दो इन्वायरमेंट होते हैं, या तो सिंगल यूज़र या मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र का मतलब क्या है, यानी ऐसा डीबीएमएस या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको एक टाइम में सिर्फ एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है, उसे कहते हैं सिंगल यूज़र डीबीएमएस इन्वायरमेंट। और मल्टी यूज़र का क्या मतलब है, यानी ऐसा डीबीएमएस जिसको एक टाइम में मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र उसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं मल्टी यूज़र। अब मल्टी यूज़र की उसने डिफरेंट एग्जांपल दिए, जैसे कहता है टेली प्रोसेसिंग, यानी ये जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं जैसे टेलीनॉर, जियोफोन, इसमें क्या होता है मल्टीपल यूज़र एक टाइम में जो है डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद फाइल सर्विस, फाइल सर्वर मीन जैसे ये फाइल ट्रांसफ़र सर्वर जैसे होते हैं, जैसे जीमेल हो गया, आप अपनी फाइल्स फॉरवर्ड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो ये भी इसमें भी क्या होता है मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे हैं एक टाइम में। उसके बाद क्लाइंट सर्वर कौन सा, तो दोस्तों यानी एक साइड पे क्लाइंट वो होता है जो डाटा क्लाइंट वो होता है जो डाटा यूज़ कर रहा होता है, मतलब जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ यूज़र गूगल का, और सर्वर यानी जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। मतलब जब क्लाइंट सर्वर की बात आती है, एक साइड पे क्लाइंट है जो यूज़र जिसको हम कह रहे हैं वो, और दूसरी साइड पे सर्वर जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। जब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी हो तो यहाँ पे भी मल्टी यूज़र डीबीएमएस इन्वायरमेंट जो है वो यूज़ होता है। सो यही इन्हीं पॉइंट के साथ ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं।
लेंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।